क्वेश्चंस पे आ जाइए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 17, GS2 2014। क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए। द एम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी समझौते का लक्ष्य। द एम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी समझौते का लक्ष्य इज टू लोअर द टैक्सेस ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स, का लक्ष्य है आईटी वस्तुओं के करों को कम करना। इज टू लोअर द टैक्सेस ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स, आईटी वस्तुओं के करों को कम करना टू 0, शून्य तक। What impact would it have in India? इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? What impact it would have in India? इससे भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये एग्रीमेंट जो हुआ है, दो देश के बीच में तो हुआ नहीं होगा, किसके बीच में हुआ होगा? नहीं पता है अपन को, फिर भी अपन अंदाजा तो लगा सकते हैं ना। क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। ये क्या चाहता है एग्रीमेंट? सारी वस्तुएं जो हैं आईटी की वो सब सस्ती हो जाए, मतलब व्यापार की बात हो रही है। डब्ल्यूटीओ और अलग अलग देशों के बीच समझौता हुआ। तो भारत ने किसके साथ भी किया समझौता? डब्ल्यूटीओ के साथ किया। डब्ल्यूटीओ चाहता है ना ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़े ताकि ये झगड़े ना देश आपस में। और एक ही तरीका है नहीं झगड़ने का, व्यापार को सस्ता बना दो, टैक्स हटा दो, क्योंकि टैक्स बढ़ाता है तो टैक्स वॉर स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे अमेरिका और चाइना के बीच। तो जो बोल रहा हूँ बस वही सब समझाना है आपको। तो क्या क्या है इसके पॉइंट्स लिख लीजिए। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, बहुपक्षीय समझौता है। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, बहुपक्षीय समझौता है ऑफ डब्ल्यूटीओ का इन 1997 का। लक्ष्य तो यहाँ लिखा हुआ है तो लक्ष्य आपको भी लिखना पड़ेगा। इसका लक्ष्य क्या है? टैक्स कम करना। मतलब चाइना से मोबाइल आए इंडिया में तो उन मोबाइलों को पहले बंदरगाह में रोक दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका कस्टम दो, तो मोबाइल के भाव क्या हो जाएंगे? इंडिया में बढ़ जाएंगे। तो ये कम से कम होने चाहिए। तो इंडिया ने साइन किया है और वो चाहता है कि हाँ आईटी प्रोडक्ट्स कम से कम सस्ते आए। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसकी शुरुआत सैम पिट्रोडा और राजीव गांधी ने शुरू की थी, है ना। तो वो शुरुआत आईटी से ही हुई थी। टेलीफोन वगैरह सस्ते कर दिए थे, कंप्यूटर सस्ते कर दिए थे। तो उसका थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड बता दीजिए और सस्ते होने के फायदे क्या हैं वो बताइए, क्योंकि आज भी लोगों के पास में लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, ये सब की पहुंच अभी कुछ लोगों में बाकी है। तो सस्ता होगा तो पहुंच आसान हो जाएगी, ये फायदे होंगे। तो इम्पैक्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, इसमें ये भी पूछा है। अच्छा ये होगा कि वस्तुएं सस्ती होंगी, बट इम्पैक्ट एक बुरा भी हो सकता है। यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग का क्या? यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कम होती है इसलिए महंगे में बनती है, इसलिए यहाँ के प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं और यहाँ की इंडस्ट्री को खतरा रहेगा। लेकिन जो बाहर से इंडस्ट्री मोबाइल्स बना रही है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखती है मोबाइल्स बनाने का, तो वो सस्ते में बेचेंगी। तो अच्छा तो ये होगा कि हमें सस्ते में मिलेगा, बुरा ये होगा कि हमारा पैसा विदेश चला जाएगा। बस यही तो सिचुएशन पूछी गई है। मतलब आपको बेस समझ में आ गया क्वेश्चन का? क्वेश्चन में बेस ये नहीं पूछा है कि आईटी टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि वस्तुएं सस्ती होती हैं तो उसका प्रभाव अच्छा और बुरा क्या होता है वैश्विक व्यापार में। आप मुश्किल प्रश्न को बेसिक बनाओ सबसे पहले, और उस बेसिक प्रश्न के बाद, बेसिक तो क्लियर ही है सबके, बातें तो कर ही सकते हो, वो बताओ। लेकिन हाँ थोड़े बहुत फैक्ट्स पता होना जरूरी है। अब नहीं पता था आईटी एग्रीमेंट किसका, तो फिर या तो तुक्का लगाते भारत पाकिस्तान का हुआ होगा। लेकिन बात वैश्विक स्तर पे हो रही है, GS2 है, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन। तो एग्रीमेंट अगर व्यापार के लिए है तो WTO ही करेगा ना, वर्ल्ड बैंक थोड़ा ना आगे करेगा। कॉमन सेंस पे डिपेंड। हाँ रिस्क रहता है थोड़ा सा कि WTO लिख के आ गए और वाकई में वो सही निकला तो अपन खुश कि हाँ कॉमन सेंस अपना सही चला गया। आसियान कर देते तो, नाफ्टा कर देते तो क्या होता? कॉमन सेंस पे चला WTO। तो प्लस एंड माइनस इसके दोनों प्लीज बताइएगा।
प्लस एंड माइनस समझ में आ गया। प्लस वो भी बताइएगा अमेरिका चीन के बीच में विवाद, उसका वो एग्जाम्पल हो जाएगा एक तरीके से, करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। दोनों के बीच में चल रहा है ना करों का युद्ध वो, और थोड़ा बहुत इंडिया चाइना, क्योंकि प्रभाव तो भारत के बताने, अच्छा क्या है इसमें वो भी भारत का बताना है, बुरा क्या है वो भी इंडिया के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन 18, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थाएं, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थाएं पार्टिसिपेट इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से भागीदार बनती हैं, पार्टिसिपेट इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से भागीदार बनती हैं टेक सोर्सेज फ्रॉम लीडिंग कंट्रीज, रईस देशों से पैसा लेती हैं, टेक्स मनी फ्रॉम लीडिंग कंट्रीज, अमीर देशों से पैसा लेती हैं, एक्सपेंस ऑन पुअर कंट्री, और गरीब देशों में खर्चती हैं। डिस्कस द मेरिट्स ऑफ टर्म्स, उन शर्तों पर चर्चा कीजिए, डिस्कस द मेरिट्स ऑफ टर्म्स, उन शर्तों पर चर्चा कीजिए जो लाभकारी हैं। कौन वो शर्त लाभकारी हैं? एंड हैव वेरी लेस बायसनेस टू नॉट एक्सेप्ट, और उन्हें नहीं मानना मुश्किल होता है। टू नॉट एक्सेप्ट, और उन्हें नहीं मानना मुश्किल होता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, भारत के परिप्रेक्ष्य में, इन कंटेक्स्ट टू इंडिया, भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो दिमाग खराब कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसको जितना आसान हो सका है उतना आसान लिखवाया है। ओरिजिनल क्वेश्चन में पढ़ता हूं। Some of the international funding agencies have special terms of economic participation stipulating a substantial component of the aid used for sources equipment from the leading countries. Discuss on merits of such terms and there exists a strong case not to accept such condition in the Indian context. छोड़ दो, एक पेज छोड़ के आ जाओ कि ये बाद में करेंगे, क्या करें। मैंने बताया क्वेश्चन मुश्किल ही पूछेंगे, आपको उनका बेस पकड़ के उनको आसान बना देना है, इजी। बात क्या पूछी है? इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी, ऐसी संस्थाएं हैं जो पैसा देती हैं, पैसा लगाती हैं गरीब देशों में, और उनका ज़्यादातर पैसा लगाने के लिए आता है अमीर देशों से, यानी ज़्यादातर परसेंटेज उनकी फंडिंग का अमीर देश करते हैं। दो ही तो संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक और IMF। और उसमें पूछा है कि ऐसा होने के बाद में गरीब देशों के मामले में भारतीय कंटेक्स्ट में क्या ज़रूरी है कि जो ज़्यादा पैसा दे रहा है वो अपनी शर्तें भी रखेगा वर्ल्ड बैंक के लिए, और अच्छी शर्तें भी रखेगा। भारत का डेवलपमेंट करना है, गरीब देश का डेवलपमेंट करना है, और वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, तो जहाँ से पैसा आ रहा है वो भी तो ध्यान रखेगा कि मेरा पैसा सही रूप से लगना चाहिए और फ्लैश में ही आना चाहिए। जैसे वर्ल्ड बैंक को सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है? अमेरिका। तो अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, इंडिया, ये एक रूट बन गया आपका। अमेरिका देगा ज़्यादातर पैसा वर्ल्ड बैंक को, वर्ल्ड बैंक वो पैसा गरीब देश यानी भारत में लगाएगा। बस चेन शुरू हो गई है। अब आप क्या क्या नहीं समझा सकते लिखिए। पहले तो समझा दो बात किसकी हो रही है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, विश्व बैंक और IMF। फिर ये बताओ कि ये किस पे निर्भर करते हैं? विकसित देशों पर। दे डिपेंड ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों पे निर्भर करते हैं। किस बात पे निर्भर करते हैं? फाइनेंस और मैनेजमेंट के लिए, फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, वित्त और प्रबंधन के लिए। और ऐसा अगर होगा तो USA क्या करेगा? पैसा देते वक्त टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा, सेवा एवं शर्तें। US कंडीशनली पुट्स सम टर्म्स, अमेरिका कुछ शर्तें बताता है। किस मामले में? इन्वेस्टमेंट के मामले में, फॉर इन्वेस्टमेंट, निवेश।
इसके कारण क्या हो सकता है, जिस देश में वो पैसा जा रहा है वो देश थोड़ा सा हैंडीकैप तरीके से काम कर सकता है। देश के पास अगर फ्रीली पैसा है तो वो फ्रीली यूज़ कर पाएगा, लेकिन जब वो पैसा आया तो अमेरिका ने कहा था वर्ल्ड बैंक से कि ये वाला मेरा पैसा अगर इस देश को दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि सारे क्षेत्रों में, सबसे प्राइम क्षेत्रों में यूज़ करो, एजुकेशन में, मेडिसिन में, जॉब्स में, ऐसा कुछ करो, या पॉवर्टी हटाने में, या हंगर हटाने में, भुखमरी हटाने में। तो वो जो पैसा आएगा उसका यूज़ क्या हो पाएगा, केवल और केवल कुछ क्षेत्रों में हो पाएगा, जैसे मैंने बता दिया आपको। मतलब आप एक तरीके से क्या हो चुके हो, हैंडीकैप। आपके पास पैसा तो आया है लेकिन आप बड़ी विशाल क्या फैक्ट्री खोलना चाहते हो उस पैसे से, वो नहीं खोल पाओगे। बंदिशें तो रहेंगी ना, सामने वाले ने पैसा दिया है तो पैसा देने के बाद ये भी बोल रहा है ना कि तुम ये काम करोगे, इसके अलावा तुमने अगर कोई काम किया तो अगली बार पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो उनकी बातें माननी पड़ती है, इसीलिए हमारे हाथ बन जाते हैं कि हाँ हम सिर्फ इसी जगह पर ही ये पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो कंडीशंस तो लगाता ही है। एक अमीर देश अमीर है, पैसा दे रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, और पैसा देने के बाद वो बता भी सकता है कि कंडीशंस क्या रहेंगी पैसा देने की, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें और क्या कंडीशन लगा सकता है अमेरिका, मेरी मल्टीनेशनल कंपनी भी उस जगह जाएगी उस गरीब देश में, तो एमएनसी का लफड़ा शुरू, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी। कंडीशन यही है ना, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं दे रहा हूं, शर्तें मेरी मानो। तो कई बार इंडिया जैसे गरीब देशों को रिलैक्स होना पड़ता है अपने लॉज में कि ठीक है हम विदेशी कंपनियों को अनुमति देंगे। तो नुकसान क्या हो गया पैसा आने से, लोकल इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन फायदा क्या होगा, लोकल इंडस्ट्री और एमएनसी साथ में काम करेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और हो सकता है कोई बेस्ट निकल जाए। फायदा नुकसान, नुकसान फायदा, फायदे में नुकसान, नुकसान में फायदा, कुछ भी हो सकता है ना। बस यही था आपका आंसर। जैसे क्या होता है कई बार भारत जब अमेरिका से बहुत अच्छी दोस्ती करता है तो रशिया, चाइना और पाकिस्तान से दोस्ती करने लग जाता है, तो बायलैटरल ट्रेड भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं। उधारी जिससे ली है उसको तो पूछना परखना पड़ेगा ना, नहीं तो अगली बार देगा क्या वो पैसे, नहीं। तो इसकी वजह से जिससे उधार नहीं लिया वो नाराज हो सकता है कि ये क्लोज रिलेशन बनाने के चक्कर में पैसा ले रहा है। वर्ल्ड बैंक नो डाउट बीच में रखो वर्ल्ड बैंक को, लेकिन वर्ल्ड बैंक के पास में भी तो पैसा कहीं से आता है और कहीं जाता है। तो वर्ल्ड बैंक इज लाइक अ मीडिएटर जो सारी कंट्रोलिंग और मैनेजिंग का काम करता है, फाइनेंस का काम। ओके, तो ये है। बाद में ये समझाइए कि ओवर डिपेंडेंट होना भी गलत होगा। हम निर्भर रहेंगे केवल अमेरिका पे तो फिर तो अमेरिका तो अपनी ही चलाएगा यहाँ पे। तो ओवर डिपेंडेंसी को गलत बताना है, हद से ज्यादा निर्भर होना गलत होता है। व्यूज खोलो, व्यूज ओपन करो, फैक्ट्स क्या है इसमें, कुछ भी तो फैक्ट नहीं है, व्यूज पूछे जा रहे हैं। तो कल GS2 खत्म हो जाएगा 2014 का, उसके बाद अपन 5-5 क्वेश्चन एक साथ लिया करेंगे।